और आप लोग मैसेजेस में मुझे गाइड करते चलना, अगर मैं कोई चीज मिस कर जाऊं या स्किप कर जाऊं तो आप लोग मुझे गाइड कर देना। ओके, जो हमारा सितंबर 20 का सिलेबस है उसके अंदर देयर इज अ स्टैंडर्ड IS 1 जो कि डील करता है विद द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये हम लोगों ने नहीं किया है अभी। जब हम फाइनल अकाउंट्स की तरफ आएंगे तो ये एरिया हमारा कवर हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा IS 2 इन्वेंट्री, ये भी छोटा सा एरिया है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज हमने नहीं किया। अकाउंटिंग पॉलिसीज IS 8 हमने नहीं किया। इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट IS 10 नहीं किया। IS 12 इनकम टैक्सेस। ओके, इस पे मुझे आप काइंडली गाइड करिए कि ये हमने स्टार्ट किया था या अभी नहीं किया था स्टार्ट IS 12। नहीं किया था। ओके अमृता, फेयर फुरकान, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आ गए IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये हमने कर लिया था। IS 19 हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। IS 20 गवर्नमेंट ग्रांट्स हम कर चुके थे। IS 23 बोरोइंग कॉस्ट हम कर चुके थे। ओके, नेक्स्ट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 27 हम अलग से पढ़ेंगे। एसोसिएट्स उसमें आएगा कंसोलिडेशन में। नेक्स्ट IS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। IS 36 भी हम कर चुके हैं। उसमें CGU वाला एलिमेंट भी हम कवर कर चुके हैं। CGU कैश जनरेटिंग यूनिट, फुरकान। ओके, नेक्स्ट इज IS 37, ये हमने अभी इन डीप कवर नहीं किया। IS 38 इंटेंजिबल एसेट्स, ये हम कर चुके हैं। देन IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं। ओके, एंड IS 41 एग्रीकल्चर, जिसमें हमने बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड एग्रीकल्चरल गुड्स, बायोलॉजिकल एसेट्स, ये हमने कर लिया था। ओके, लास्ट क्लास में आई बिलीव हमारा IFRS 5 नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, ये चल रहा था या हमने कंप्लीट कर लिया था? चलें, ग्रेट। आज हम एक काम करते हैं, हम कंसोलिडेशन की तरफ स्विच करते हैं। हमने जितने स्टैंडर्ड्स किए हैं वो स्टैंडर्ड्स हम यस वारिस, हमारा सिर्फ इसका प्रैक्टिस वाला एलिमेंट रहेगा। तो मैं इसको फिर इसकी तरफ वापस आऊंगा, IFRS 5 की प्रैक्टिस की तरफ मैं वापस आऊंगा। बाकी उसमें किसी भी एसेट को हेल्ड फॉर सेल या डिसकंटिन्यूड किस तरीके से डिटरमिन किया जाता है, और नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल किसको कहा जाता है, एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन किसको कहा जाता है, ये एरियाज हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके थे।
ओके, हम अब चलते हैं न्यू टॉपिक कंसोलिडेशन की तरफ, ताकि मैं ये चाह रहा हूं कि हम कोई ऐसा टॉपिक स्टार्ट करें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी दे दूं, और हम फिर ये देखें कि आप कितना क्लोजली उन क्वेश्चंस को अपने तरफ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, कंसोलिडेशन बेसिकली हम कहते हैं किस चीज को है, इसका बेसिक नाम है बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन से हमारा मकसद क्या है कि नॉर्मली एक कॉन्सेप्ट चलता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट का मकसद यह है कि हर कंपनी की अपनी एक इंडिविजुअल लीगल एग्जिस्टेंस है। इस कॉन्सेप्ट को अकाउंटिंग में आप किस तरीके से पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी कंपनी से डिफॉल्ट करती है तो द ओनर्स ऑफ द कंपनी आर नॉट सपोज टू पे द लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी फ्रॉम देयर पर्सनल पॉकेट्स। लिहाजा हर एक कंपनी की एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है। तो हमने इसमें फोकस ये रखा कि कानूनी तौर पे हर कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। लाइक नॉर्मली जब कोई एम्प्लॉय कंपनी को ज्वाइन करता है तो वो अपने बॉस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा, वो इस कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन करेगा। कोई बैंक अगर बिजनेस को लोन देगी तो उसके सीएफओ या सीईओ को नहीं देगी, बल्कि उस कंपनी को लोन देगी, एंड कंपनी विल बी लायबल टू पे द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल्स बैक। Therefore, the company has got its legal existence. लेकिन सिलसिला क्या होता है कि उस कंपनी की शेयर्स में होता है वोटिंग राइट, या जिसको हम कहते हैं वोटिंग पावर। वोटिंग पावर का मकसद क्या कि उस एंटिटी के जितने भी फैसले होते हैं, जितने से मेरा मकसद है सारे फैसले नहीं, लेकिन हम कहते हैं डिसीजन अबाउट रेलेवेंट एक्टिविटीज। क्योंकि हम शेयर होल्डर्स को ऑपरेशनल एंड टेक्निकल डिसीजंस का हिस्सा तो नहीं बनाते, लेकिन जो कंपनी के स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं उसके अंदर हम शेयर होल्डर्स को देते हैं वोटिंग पावर। अब कोई भी डिसीजन एग्री करने के लिए हम देखते हैं कि मेजॉरिटी वोट्स किसकी फेवर में है। तो जिस तरफ मेजॉरिटी वोटिंग राइट्स जाएंगे हम उस डिसीजन को पास कर जाएंगे एजीएम के अंदर। अब मेजॉरिटी मींस मोर देन 50% वोटिंग पावर। तो अगर किसी भी लेट्स से डिविडेंड डिक्लेरेशन के हवाले से एजीएम में डिसीजन होता है, 60% शेयर होल्डर्स डिविडेंड्स के फेवर में वोट करते हैं एंड 40% शेयर होल्डर्स डिविडेंड्स के अगेंस्ट वोट करते हैं। क्योंकि मेजॉरिटी उसके फेवर में वोट कर रही है तो कंपनी उस डिविडेंड को डिक्लेयर करेगी।
नाउ व्हाट हैपेंस, जो शेयर्स बाय करता है उसको हम कहते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या करता है, शेयर्स खरीदता है किसके, इन्वेस्टी कंपनी के। तो इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टी एक रिलेशनशिप है जिसमें इन्वेस्टर शेयर्स बाय कर रहा है किसके, इन्वेस्टी कंपनी के। Therefore, the investor gets the voting rights of investee company। हम कहते हैं तो क्या हुआ, इन्वेस्टर जो कंपनी है ये भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, इन्वेस्टी कंपनी भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। नाउ व्हाट हैपेंस कि यहां पे एक कॉन्सेप्ट दूसरा आता है जिसको हम कहते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। यस, फेमिलियर, सुना सुना लग रहा है। सब्सटेंस का मकसद हम क्या कहते हैं, दैट कंट्रोल weighs over the legal ownership। अगर हम सिर्फ लीगल एग्जिस्टेंस की बात करें तो इन्वेस्टर से फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं पेरेंट कंपनी पी कंपनी, एंड इन्वेस्टी लेट्स से फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं एस कंपनी। तो पेरेंट कंपनी की अपनी एक कानूनी हैसियत है, वो अपने आप में एक एंटिटी है, एंड सब्सिडरी कंपनी इन्वेस्टी कंपनी अपने पास में एक लीगल हैसियत, अपने आप में एक लीगल हैसियत रखती है। तो अगर वोटिंग पावर आ भी गया तो क्या हुआ, कंपनी उससे मर्ज तो नहीं हो रही, खत्म तो नहीं हो रही, उसकी एग्जिस्टेंस तो अपनी जगह पे कायमो दायम है। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कि कंट्रोल की वेटेज लीगल ओनरशिप से ज्यादा है। ऑन दैट बेसिस हम एक और कॉन्सेप्ट निकालते हैं जिसका हमने नाम दिया है सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी। हम उसको सिंगल लीगल एंटिटी नहीं कह रहे, सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी कह रहे हैं। इसके तहत क्या होगा, पेरेंट एंड सब्सिडरी shall be treated as single unit। दो कॉन्सेप्ट्स का वैसे तो क्लैश था। पहला कॉन्सेप्ट कह रहा था सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसके तहत इन्वेस्टर एक अलग एंटिटी है, इन्वेस्टी एक अलग एंटिटी है। इन्वेस्टर अपनी स्टेटमेंट्स बनाएगा, इन्वेस्टी अपनी स्टेटमेंट्स बनाएगी, क्योंकि वो दोनों अपनी अपनी लीगल एग्जिस्टेंस में मौजूद है। लेकिन दूसरे कॉन्सेप्ट सब्सटेंस ओवर फॉर्म ने कहा कि सब्सटेंस ज्यादा वैल्यू रखता है एज कंपेयर टू फॉर्म। तो लीगल एग्जिस्टेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। उसकी बेसिस पे हमने एक नया कॉन्सेप्ट बनाया, दैट इज सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी। इसके तहत हम क्या करेंगे, इन्वेस्टर और इन्वेस्टी कंपनी को एक सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी ट्रीट करके हम उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, जिसको हम नाम देते हैं कंसोलिडेशन।
ठीक है, ये इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें समझ में आ गया। पहली चीज आप ये याद रखोगे, मोर देन 50% वोटिंग पावर होना ज्यादा जरूरी है, ना कि सिर्फ मोर देन 50% शेयर होल्डिंग होना। होता यह है कि वोटिंग राइट हमेशा एक शेयर पे एक मिलता है। अगर एक कंपनी के 10 मिलियन शेयर्स इशूड हैं, यानी 1 करोड़ शेयर्स इशूड हैं, उसमें से अगर 6 मिलियन शेयर्स मैंने खरीद लिए और हर शेयर पे एक वोटिंग पावर है, वोटिंग राइट है, तो ऑब्वियसली 6 मिलियन शेयर्स पे 60% वोटिंग पावर मुझे मिलेगा ना। लेकिन कभी कभी ये अरेंजमेंट चेंज भी होता है। मोस्ट कॉमनली इसमें एग्जांपल दी जाती है कि हमारी गवर्नमेंट ने पीटीसीएल के 26% शेयर्स बेचे हैं। किसको? दुबई बेस्ड कंपनी एतिसलात। अगर एतिसलात के पास पीटीसीएल यानी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड के सिर्फ और सिर्फ 26% शेयर्स हैं, तो इसका मकसद एतिसलात पीटीसीएल का पेरेंट नहीं कहा जा सकता। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने एग्री किया at 3 voting rights पर शेयर, जिसके तहत गवर्नमेंट ने एक शेयर पे 3 वोटिंग राइट्स एतिसलात को दे दी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 26% शेयर्स में अगर हर शेयर में 3 वोटिंग राइट्स हैं, तो दैट मेक्स इट 78% वोटिंग पावर। अगर हम ऑनरशिप के बेसिस पे देखें, सिंस एतिसलात के पास पीटीसीएल के सिर्फ 26% शेयर होल्डिंग है, तो ऑन दैट बेसिस एतिसलात कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ पेरेंट। वेयरएज अगर वोटिंग पावर्स को देखते हैं तो वही होगा जो एतिसलात कहेगा। वोट्स मोर देन 50% एतिसलात के पास है। तो जब भी रेलेवेंट एक्टिविटी का कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन शेयर होल्डर से पास करवाया जाएगा, तो जो एतिसलात बोलेगा वही डिसीजन अप्रूव होगा। वजह क्योंकि उसके पास 78% वोटिंग पावर है। फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात के अंदर कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं क्रिएट की जाएगी। एग्जाम के अंदर अगर लिखा जाता है कि एक कंपनी ने 70% शेयर खरीद दिए दूसरी कंपनी के, तो 70% शेयर्स का मकसद सेवेंटी परसेंट वोटिंग पावर। ठीक है, इसमें ये डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट की जाएगी। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। यस दिवेश, सिर्फ 26% जो शेयर्स उनके पास हैं, लेट्स अज्यूम हम ये कह दें कि अगर पीटीसीएल के 1 करोड़ शेयर्स इशूड है, तो
एतसलात ने जो गवर्नमेंट को पेमेंट करनी है और जो गवर्नमेंट ने उनको सेल किया है, वो सिर्फ और सिर्फ 26% यानी 26 लाख शेयर्स बेचे हैं। तो 26 लाख शेयर्स के हर शेयर पे उसको 3 वोट्स हैं, जिसको आपने प्रॉक्सी वोट्स के नाम से पढ़ा होगा। तो हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने अपनी जो वोटिंग पावर है वो ट्रांसफर कर दी एतसलात को। तो 26 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 3 राइट्स, 3 वोट्स पर शेयर, तो उसके पास 78 लाख शेयर्स का वोटिंग राइट आ गया। तो 1 करोड़ में से 78% वोट्स काउंट होंगे एतसलात के और बाकी 22% काउंट होंगे गवर्नमेंट के। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है फर्दर? यस दिवेश, लीगल है। आपने लॉ के अंदर, आई एम नॉट श्योर अब तक पढ़ा है या नहीं पढ़ा, लेकिन उसमें एक ऑप्शन होता है प्रॉक्सी राइट्स। प्रॉक्सी राइट्स के तहत क्या होता है, मिसाल शेयर्स आप खरीदते हैं, जिस तरह प्रॉपर्टी में एक हम देते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। तो एक प्रॉपर्टी का मालिक तो मैं हूं, रजिस्ट्री मेरे नाम पे है, लेकिन अगर मैं देवेश को उसका पावर ऑफ अटॉर्नी दे देता हूं, तो उस प्रॉपर्टी के को बाय कर, उसको सेल करना, उसकी रिनोवेशन, उसकी कंस्ट्रक्शन, उस पर लोन लेना, जितना भी प्रॉपर्टी के साथ लेना देना होगा वो ऑनर का नहीं होगा, वो अटॉर्नी का होगा। तो अगर उस प्रॉपर्टी पे लोन लेना है तो देवेश लेगा, उसके जितने भी बिजली के बिल और यूटिलिटी बिल और ड्यूज हैं वो देवेश क्लियर करेगा, उसको बेचने का फैसला भी देवेश ले सकता है। हालांकि लीगली मैं मालिक हूं, लेकिन मैंने अटॉर्नी दे दिया है। तो एज पर लॉ हम प्रॉक्सी वोट्स दे सकते हैं। प्रॉक्सी के तहत क्या हो सकता है कि हम कोई एक शेयर होल्डर अपने वोटिंग पावर किसी और को ट्रांसफर कर जाता है। लेट्स अज्यूम हम पाकिस्तान की किसी कंपनी में शेयर्स तो लेते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान में रहते नहीं हैं। तो मैं अपने ब्रोकर को, जो मेरा यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर है, उसको अपना अख्तियार दे देता हूं कि मेरे बिहाफ पे वो एजीएम अटेंड करेगा और मुझे मीटिंग के अंदर वो मेरा ब्रोकर रिप्रेजेंट करेगा। दैट इज पॉसिबल एंड दैट इज लीगल। एतसलात ने डेफिनेटली नो, व्हाई वुड अदर, देखो जिन गरीबों के पास दिवेश है ही 22%, तो वो क्या क्या आर्ग्यू करेंगे? मतलब 78% तो गवर्नमेंट के ही है ना, मेरे ही है। तो मैं बैठूं या मेरे बिहाफ पे कोई और आ जाए, वो तो मेरी मर्जी है। हम दोनों मिली भगत कर सकते हैं। तो मिसाल आपके पास एक कंपनी के 40% शेयर्स है, मेरे पास उसी कंपनी के 30% शेयर्स है। हम दोनों मिलके 70% तो वैसे ही बना रहे हैं। जो 30% वाला गरीब गुरबा है वो हमें क्या करेगा? हम दोनों मिलके कोई भी फैसला पास करवा जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो 30% है वो भी मैं आपको दे देता हूँ। शेयर्स नहीं देता, लेकिन मैं आपको प्रॉक्सी वोट्स दे देता हूँ। ऑन दैट बेसिस क्या होगा, उस मीटिंग में आप मुझे रिप्रेजेंट करेंगे और मेरे वोटिंग राइट को भी आप यूज करेंगे। ईमान, बिल्कुल एग्जाम में देयर विल बी नो कंफ्यूजन बिटवीन होल्डिंग एंड वोटिंग। होगा ये कि अगर आपको बता दिया दैट पेरेंट कंपनी हैज अक्वायर्ड 75% शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, तो 75% में आपने क्वेश्चन में ये नहीं ढूंढना कि वोट्स कितने हैं, ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। 75% शेयर्स मतलब 75% वोट्स। ये सिर्फ मैंने आपको एक प्रैक्टिकल चीज बताई है कि ये डिफरेंसेस हो सकते हैं। बाकी एग्जाम की हद तक इसमें किसी किस्म की कोई आपको बेनिफिट या एज नहीं मिलेगा जो आपने आज पढ़ा है, ये वाला पार्ट। बाकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपको इसका डिफरेंस पता होना चाहिए। ओके, सो अब होता क्या है, हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो क्योंकि दोनों कंपनीज सेपरेट लीगल एंटिटीज हैं, दोनों कंपनीज के ऊपर लाजिम है कि वो अपनी अपनी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं।
जबकि जो इन्वेस्टर है इन्वेस्टर इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनाएगा ही बनाएगा। मुमकिन है कि उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनानी पड़ जाए। इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो हर सूरत बनानी है, जबकि कंसोलिडेटेड सिर्फ और सिर्फ तब बनाएगा अगर कि वो पेरेंट है। अगर कि वो किसी कंपनी का पेरेंट नहीं है तो उसके ऊपर बिल्कुल भी उसको जरूरत नहीं है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की। तो ये बात याद रहे कि इन्वेस्टर और इन्वेस्टी दोनों इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनाएंगे ही बनाएंगे। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्वेस्टर फकत तब बनाएगा जब वो पेरेंट है। यस फुरकान, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पेरेंट की हैसियत में बनाना लीगली जरूरी है। पहला मतलब एग्जाम्पशंस क्या क्या है। अगर आपके पास, पहली बात तो ये बात समझ लें कि पेरेंट है क्या। डोंट कंफ्यूज पेरेंट विद इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मतलब जिसके पास शेयर्स हैं, चाहे 2% शेयर्स हो, चाहे 6% शेयर्स हो, चाहे 80% शेयर्स हो। किसी भी कंपनी के पास अगर दूसरी कंपनी के शेयर्स हैं तो हम उसको इन्वेस्टर कहेंगे, चाहे कितने भी शेयर्स हो। लेकिन पेरेंट बनने के लिए लाजिम है कि वो इन्वेस्टर दैट कंट्रोल्स वन और मोर other entities that are इन्वेस्टी कंपनी। अगर किसी भी इन्वेस्टर के पास किसी एक कंपनी के भी मोर देन 50% वोटिंग पावर्स आ गए तो उसको पेरेंट का खिताब मिल जाएगा। और पेरेंट बनने के बाद उसके ऊपर लाजिम होगा कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए। एग्जेम्पशंस क्या है। नंबर 1, अगर हमने कोई सब्सिडी अक्वायर की है एक्सक्लूसिवली with a view to resale। अगर हमने कोई सब्सिडरी अक्वायर ही की है इस मकसद से कि हम उसको कुछ टाइम में बेच देंगे तो इसको रखा जाएगा एज हेल्ड फॉर सेल अंडर IFRS 5। इसको कंसोलिडेट करने की जरूरत
इनफैक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास एग्जेम्पशन है। दूसरा, पेरेंट खुद भी एक सब्सिडरी है। फिर वो कहलाएंगे अल्टीमेट पेरेंट। वो जो अल्टीमेट पेरेंट्स हैं वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं और पेरेंट के जो बाकी शेयर होल्डर्स हैं उनको कंसोलिडेशन ना करने पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इस बात को समझना, हम कहते हैं एक कंपनी है ग्रैंड पेरेंट, उसने पेरेंट कंपनी के अज्यूम 85% शेयर्स खरीदे हुए हैं और पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के 60% शेयर्स खरीदे हुए हैं। अब दो अलग अलग अरेंजमेंट्स हैं, इन दोनों का हिसाब किताब अपना है और इन दोनों का हिसाब किताब अपना है, लेकिन हम पेरेंट को कंसोलिडेशन से एग्जेम्पशन दिलवा सकते हैं। कैसे? कि अगर ग्रांड पेरेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है जिसमें वो इन दोनों कंपनीज को अपनी सब्सिडरी करके दिखाएगा। दूसरा, इनमें से जो बाकी 15% शेयर होल्डर्स हैं उनको इस बात से कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है। तो ये एग्जेम्पशंस मुमकिन हो सकती हैं, लेकिन अगर ये एग्जेम्पशंस के लिए एलिजिबल नहीं है पेरेंट, तो फिर पेरेंट को लाजमन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। फेयर? नो कंफ्यूजन? यस यस ईमान, अब मैं उस पे आ रहा हूं। मैं अब दो चीजें दिखा रहा हूं। इन्वेस्टर को दो तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ सकती हैं। अब मैं यहां पे ये अज्यूम कर रहा हूं कि इन्वेस्टर दर हकीकत एक पेरेंट है। अगर किसी कंपनी के हमने ऑर्डिनरी शेयर्स खरीदे हैं तो उसको हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किस तरीके से दिखाएंगे? सजाद, मैं इसकी तरफ आता हूं। इसको हम बेसिकली कहते हैं वर्टिकल स्ट्रक्चर, जिसमें
ग्रांड पेरेंट पेरेंट कहलाएगा, पेरेंट सब्सिडरी कहलाएगा, और सब्सिडरी सब सब्सिडरी कहलाएगा। तो अगर कि कहानी यहां तक है, ग्रांड पेरेंट का कोई सीन ही नहीं है, सिर्फ पेरेंट है, उसने 60% शेयर खरीदे हैं सब्सिडरी के, तो पेरेंट के ऊपर लाजिम है कि वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए। लेकिन हम एग्जाम्शन की बात कर रहे हैं, वो ये कि पेरेंट बजाते खुद एक सब्सिडरी है किसी और कंपनी की, तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में ग्रांड पेरेंट ने शेयर्स खरीदे हैं पेरेंट कंपनी के, और पेरेंट कंपनी ने शेयर्स खरीदे हैं सब्सिडरी के, तो इन दोनों को कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं है अगर कि उसका अल्टीमेट पेरेंट अगर कि उसका अल्टीमेट पेरेंट कंसोलिडेशन करता है और पेरेंट कंपनी के बाकी 15% शेयर होल्डर्स जो कि एनसीआई हैं, उन एनसीआई को कंसोलिडेशन ना करने पर कोई एतराज नहीं है, तो उसको एग्जेम्पशन मिल सकती है। फेयर? ओके। हमने देखा कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हर तरह का इन्वेस्टर नहीं बनाएगा, बल्कि सिर्फ वो इन्वेस्टर जो कि एक पेरेंट है, जिसके पास कम से कम एक कंपनी का कंट्रोल है, तो उसके ऊपर लाजिम है कि वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए। अब अगर हमने किसी कंपनी के ऑर्डरी शेयर्स खरीदे, लेकिन वो शेयर्स 20% से भी कम है, तो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम इसको शो करेंगे एज अ फाइनेंशियल एसेट, और ये डील किया जाएगा एज पर IFRS 9। फाइनेंशियल एसेट्स के हवाले से हमने क्लास में एक स्लाइड डिस्कशन किया था एज मॉनेटरी एसेट्स। कैन एनीवन रिपीट व्हाट इज फाइनेंशियल एसेट? व्हाट इज फाइनेंशियल एसेट? फुरकान, व्हाट इज फाइनेंशियल एसेट? एज एन एग्जाम्पल, ईमान, यू आर करेक्ट, लेकिन मैंने आपको एक और चीज बताई थी। रिकॉल दिस?
अतीब करेक्ट. Asset for one entity, equity or liability for another company. इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल एसेट, और उसको ट्रीट किया जाता है एज पर IFRS 9. ओके, कमिंग बैक. दिवेश, यस, आपका हैंड रेज्ड है, कुछ पूछना चाह रहे हो? ओके. अगर हमने किसी भी, दिवेश, सो फार यस. वैसे एक चीज मैं क्लास में क्लियर की थी, IAS 38 हमने जब पढ़ा था. अगर याद आ जाए तो ठीक, नहीं याद आए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं. मॉनेटरी एसेट में कोई कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो मिलना जरूरी होता है. मिसाल, हम अगर किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदते हैं तो सामने से उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता है और रिडेम्पशन में उसका प्रिंसिपल भी वापस मिलता है. तो जब भी कोई कैश फ्लो इन्वेस्टी की तरफ से कंफर्म्ड या गारंटीड या कॉन्ट्रैक्टेड हो तो उसको हम कहते हैं मॉनेटरी एसेट. जबकि ऑर्डिनरी शेयर्स में अगर आप देखें तो ना तो डिविडेंड की कोई गारंटी है और ना ही आपका प्रिंसिपल वापस मिलने की कोई जवाबदारी है. उसको हम मॉनेटरी एसेट नहीं कह सकते. शेयर्स को, ऑर्डिनरी शेयर्स को हम मॉनेटरी एसेट नहीं कह सकते. ऑल्दो हमारे लिए एसेट और सामने वाले के लिए इक्विटी जरूर है, फाइनेंशियल तो है, लेकिन उस पर कोई गारंटीड डिविडेंड्स मिलने हो या हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट हमें वापस मिलना हो तो हम उसको कहते हैं मॉनेटरी. जबकि प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स, लोन नोट्स, डिबेंचर्स, लोन्स, रिसीवेबल्स ऐसे होते हैं जिस पर सामने से हमें गारंटीड कैश फ्लो मिलना ही मिलना होता है. ठीक है, लेकिन अगर आप ये समझते हैं इस हद तक कि मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल एसेट आर सेम, तो इससे आपको कोई चैलेंज नहीं होगा, एग्जाम में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी. ओके, सो फुरकान, क्वेश्चन की तरफ वापस आ रहे हैं कि अगर हमारी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं इतने कि वो 20% से भी कम होल्डिंग है, तो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब हम अपनी बनाएंगे, कंसोलिडेट नहीं करेंगे, इसमें सब्सिडरी के एसेट्स हमारे एसेट्स के साथ नहीं मिलाए जाएंगे, सब्सिडरी की लायबिलिटीज हमारे लायबिलिटीज के साथ नहीं मिलाई जाएंगी. मैं इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स बना रहा हूं, तो मैं इसको दिखाऊंगा एज अ फाइनेंशियल एसेट. जबकि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स के अंदर भी हम इसको दिखाएंगे एज अ फाइनेंशियल एसेट. फाइनेंशियल एसेट की जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो IFRS 9 बताएगा, जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे. दूसरा, अगर हमारे पास 20% से ज्यादा अप टू 50% शेयर्स हैं, इसको नाम दिया जाता है एज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. यहां पे कंट्रोल नहीं है बल्कि सिग्निफिकेंट
इन्फ्लुएंस है। तो इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स के अंदर आप इसको दिखाएंगे एज अ फाइनेंशियल एसेट एज पर IFRS 9, जबकि कंसोलिडेटेड में हम इसको दिखाएंगे एज एन एसोसिएट। इस पे स्टैंडर्ड अप्लाई होगा IAS 28। एसोसिएट को हम लाइन बाय लाइन कंसोलिडेट नहीं करते, इसको इक्विटी अकाउंटिंग की जाती है। व्हाट इज इक्विटी अकाउंटिंग, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऑल्दो अगर आपको F3 का लेवल याद हो तो उसमें आपने ये चीज की हुई है पहले ही। लेकिन फिर अगर आपने किसी भी कंपनी के 30%, 35%, 40% शेयर्स खरीदे हैं कि आपके पास उस कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी कैसे आएगा? जब पहला आपके पास मोर देन 20% वोटिंग पावर हो एंड बाकी जो शेयर्स हैं वो किसी एक जाइंट के पास नहीं होने चाहिए। से मेरे पास अगर एक कंपनी के 30% शेयर्स हैं तो 30% का मकसद है कि मैं फैसला तो नहीं ले सकता। ऐसा नहीं है कि मैं जो बोलूंगा वही होगा, क्योंकि बाकी 70% मेरे पास नहीं है। लेकिन अगर मैं बाकी 20-21% वोट्स भी अपने तरफ कर गया तो मैं टेबल पलट सकता हूं, फैसला अपनी तरफ कर सकता हूं। दैट मीन्स कि हमारी कंपनी कंट्रोल तो नहीं कर रही है, लेकिन हां असरअंदाज जरूर कर सकती है, इन्फ्लुएंस जरूर कर सकती है, अफेक्ट जरूर कर सकती है। तो अगर 30% शेयर्स मेरे पास है और बाकी 70% शेयर्स तितर बितर है, स्कैटर्ड है, बिखरे हुए हैं, अगर बाकी 70% में से अज्यूम 30% लोग वही बात कर रहे हैं जो कि मैं कर रहा हूं, तो मेरे 30% और उनके 30% मिला के हम 60% बना सकते हैं। तो मैं 30% का जो चंक लेके बैठा हुआ हूं, मैं इससे फैसले को असरअंदाज कर सकता हूं। ठीक है? एज आई सेड, आई हैव गॉट द पावर टू अफेक्ट। लेकिन अगर मेरे पास 30% है और बाकी 70% किसी एक ही इन्वेस्टर के पास है, मैं उस एक इन्वेस्टर को आधा तोड़ के अपने साथ तो नहीं कर सकता ना। वो इन्वेस्टर जो बोलेगा वही होगा, मेरी एक ना चलेगी और मैं ब्लैकमेल भी नहीं कर सकता। तो अगर आपके पास एक तो 20% से ज्यादा शेयर्स हो
और दूसरी शर्त यह है कि जो रिमेनिंग शेयर्स हैं वो भी स्कैटर्ड होने चाहिए, किसी एक इन्वेस्टर के पास वो पूरा का पूरा चंक नहीं होना चाहिए। शारिक, यस, अगर आपके पास 60% वोटिंग पावर है तो वोटिंग पावर की ताकत ज्यादा है ओनरशिप से। ये हम पहले एरिया में जो बात कर रहे थे कि अगर आपके पास शेयर्स हैं 20% लेकिन वोटिंग पावर है 60%, तो आपको आपके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना लाजिम है। बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है या नहीं बनानी, वो होल्डिंग पे नहीं बल्कि वोटिंग पे डिसाइड किया जाता है। क्लियर अबाउट द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस? जिस तरह हमारे यहां हुकूमत बनती है तो एक बनती है हुक्मरान जमात लेफ्ट साइड और दूसरा बनता है ओपोजिशन। तो ओपोजिशन पार्टी का सरबराह या ओपोजिशन पार्टी वो होती है जो सेकंड हाईएस्ट वोट लेती है। देखा जाए तो ओपोजिशन खुद कुछ कर नहीं सकती, लेकिन अगर वो हुक्मरान जमात के 2-3 मेंबर तोड़ के अपने साथ कर ले या आजाद उम्मीदवार तोड़ के अपने साथ कर ले तो गुंजाइश मौजूद है कि पासा पलट सकता है, हुक्मरान जमात बन सकती है। लेकिन ओपोजिशन के पास क्योंकि अच्छे खासे मेंबरान होते हैं तो वो डेफिनेटली प्रेशर डाल सकती है, असरअंदाज कर सकती है। ओके, वापस आ गए यहां पे। अगर आपके पास किसी कंपनी के 20% से कम शेयर्स हैं तो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप शो करेंगे एज अ फाइनेंशियल एसेट, और कंसोलिडेशन में भी इसकी ट्रीटमेंट कोई मुख्तलिफ नहीं होगी। हम कंसोलिडेशन में भी इसको फाइनेंशियल एसेट करके ही दिखाएंगे। अगर आपके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो इंडिविजुअल में तो अभी भी वो फाइनेंशियल एसेट ही रहेगा, जबकि कंसोलिडेशन में हम उसको ट्रीट करेंगे एज एन एसोसिएट। बाकी अगर आपके पास 20% से ज्यादा वोटिंग पावर है, दैट मीन्स कि अब वो कंपनी आपकी बन गई सब्सिडरी। और सब्सिडरी को ट्रीट किया जाएगा एज पर IFRS 3 एंड एज पर IFRS 10। लेकिन इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आप उसको अभी भी फाइनेंशियल एसेट करके ही दिखाएंगे। तो ईमान, आपका जो क्वेश्चन आ रहा था कि पेरेंट ने इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी दिखानी है, जी बिल्कुल दिखानी है, लेकिन कंसोलिडेट नहीं करना। हम चाहे किसी कंपनी के 10% शेयर्स पकड़ के बैठे, चाहे किसी कंपनी के 35% शेयर्स पकड़ के बैठे, या किसी कंपनी के हमारे पास 80-90% शेयर्स हो या 100% शेयर्स हो, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट IFRS 9 के हिसाब से ही होगी। लेकिन उस ही चीज को, उस ही इन्वेस्टमेंट को जब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लेके आएंगे तो फिर डिपेंड करता है, या तो उसको फाइनेंशियल एसेट करके ही दिखाया जाएगा, या फिर उसको एसोसिएट करके दिखाया जाएगा, या फिर उसको सब्सिडरी करके दिखाया जाएगा। लेकिन ये ट्रीटमेंट्स
सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ही मुख्तलिफ होंगी। इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इसकी ट्रीटमेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। किसी को यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। ऑल गुड। चले, ये आ गया कंसोलिडेशन की तरफ हम आते हैं। जब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, देवेश, गुडविल इज नॉट फाइनेंशियल एसेट। गुडविल इज नॉट फाइनेंशियल एसेट। यस, ईमान, आपकी पॉइंट वैलिड है। अल्टीमेट पेरेंट्स की जो इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स बनेंगी उसमें भी उसको फाइनेंशियल एसेट ही दिखाया जाएगा। लेकिन ये बात याद रहेगी, देखो, अल्टीमेट पेरेंट है, उसने शेयर्स खरीदे हैं पेरेंट के, और पेरेंट ने शेयर्स खरीदे हैं सब्सिडरी के। तो जो सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट की है वो पेरेंट अपने पास दिखाएगा, और जो पेरेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट की गई है वो ग्रैंड पेरेंट यानी अल्टीमेट पेरेंट अपने पास दिखाएगा। लेकिन ये बात वैलिड है कि एज अ फाइनेंशियल एसेट ही दिखाया जाएगा इंडिविजुअल में। कंसोलिडेशन में इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाई जाएगी। दिवेश, पहले हम गुडविल ही कवर कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। जब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो रूल नंबर 1, सब्सिडरी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो रिपोर्ट नहीं की जाएगी। पेरेंट के पास जो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी है, पेरेंट उसको इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर तो दिखा सकता है, जबकि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर शो नहीं किया जाएगा। होगा क्या, हम कैलकुलेट करेंगे एक नया एसेट जिसका नाम होगा गुडविल। पहले आप मुझे क्लियर करें, व्हाट इज गुडविल? व्हाट इज गुडविल? Fair value of net assets? No, no, it is not goodwill. Goodwill is basically Devesh, close, yes. Varis, close again. Goodwill is excess of consideration over the fair value of
net assets at acquisition. Yes, the excess of consideration over the fair value of net assets. Question number 1. ये किसका एसेट है? से एस कंपनी है जिसके नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू है $85 मिलियन। पी कंपनी ने उसके 100% शेयर्स $100 मिलियन में खरीद लिए। गुडविल कितनी हुई? मेरा सवाल क्या है? किसकी है? पेरेंट की, एक्वायरर कंपनी की, सब्सिडरी की, इन्वेस्टर की। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या कोई कंपनी इस गुडविल को अपनी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो कर सकती है? लाइक कल को जब पेरेंट अपनी स्टेटमेंट्स बनाएगी तो क्या ये गुडविल पेरेंट की इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो होगी? ईमान इज करेक्ट, नो। देवेश इज करेक्ट, नो। शारिक करेक्ट, नो। तो पेरेंट की कैसे हुई? अगर पेरेंट की है तो फिर दिखाए ना अपनी जाती स्टेटमेंट्स में। चलो फिर बात करते हैं कि अब अक्वायर होने के बाद, टेक ओवर होने के बाद सब्सिडरी ने भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनानी है ना? तो क्या सब्सिडरी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये गुडविल दिखाएगी? शारिक सेज यस। क्या सब्सिडरी अपनी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये गुडविल दिखाएगी? देवेश सेज नो। F3 याद कर लो।
क्या इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गुडविल शो होती है? नो। और कोई भी, ना के पेरेंट और ना ही सब्सिडरी, कोई भी कंपनी इस गुडविल को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो नहीं कर सकती। गुडविल किसका एसेट है? गुडविल सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही दिखाई जाती है। लिहाजा ये ग्रुप का एसेट है, ना तो सब्सिडरी के वालिद साहब का की गुडविल है और ना ही पेरेंट के वालिद साहब की गुडविल है। गुडविल सिर्फ और सिर्फ ग्रुप का एसेट है। कहने को हम ये कह सकते थे कि वैल्यू तो सब्सिडरी की बढ़ी हुई है ना, 85 मिलियन, $85 मिलियन उसके नेट एसेट्स की वर्थ है, फिर भी वो 100 मिलियन में बेची जा रही है। तो जो इजाफी 15 मिलियन है, ये सब्सिडरी की ही वर्थ है, जो कि IS-38 इंटरनली जनरेटेड होने की वजह से रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं दे रहा था, क्योंकि IS-38 ने खुले लफ्जों में मजम्मत की है और खुले लफ्जों में पाबंदी लगाई है, प्रोहिबिट किया है, दैट इंटरनली जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। तो जब इंटरनली जनरेटेड गुडविल यानी है तो सब्सिडरी की ना, लेकिन सब्सिडरी उसको शो नहीं कर सकता था क्योंकि वो रिलायबली मेजरेबल नहीं थी। तो पेरेंट ने खरीदकर उसको अनमोल कर दिया। अनमोल करने का मेरा मकसद है उसकी वैल्यू दे दी। तो पेरेंट ने उसकी कीमत लगाई है और पेरेंट ने उसको मेजरेबल कर दिया। भाई है तो सब्सिडरी की ना, उसकी वैल्यूएशन लगाई है पेरेंट ने, लेकिन हम ये भी तो कह सकते हैं कि पेरेंट ने पैसे देके उसको खरीद दिया, वो तो पेरेंट की हो गई। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, गुडविल ना तो पेरेंट की है और ना ही सब्सिडरी की है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप का एसेट है और सिर्फ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ही इसको दिखाया जाएगा। क्लियर? ओके, अब हम पहले एरिया पे आते हैं। कि पेरेंट सब्सिडरी के शेयर्स कैसे खरीद सकता है, जिसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन। पेरेंट एक तो शेयर्स खरीद सकता है बाय मीन्स ऑफ एन इमीडिएट कैश। इमीडिएट कैश का मकसद कि हम शेयर्स खरीदेंगे और पूरी की पूरी पेमेंट कैश में कर देंगे।
तो रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा? डेबिट करेंगे फाइनेंशियल एसेट एज इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी और क्रेडिट करेंगे कैश और बैंक। दूसरा तरीका, इज डेफर्ड कंसिडरेशन। व्हाट इज डेफर्ड कंसिडरेशन? सिंपल टर्म्स में उधार पे शेयर्स खरीदना। इसके अंदर पेमेंट विल बी मेड लेटर, करेक्ट, टू बी पेड इन फ्यूचर। हम इसको रिकॉर्ड किस पे करेंगे? दिस इज रिकॉर्डेड एट प्रेजेंट वैल्यू। क्योंकि शेयर्स बाय हमने आज ही कर लिए हैं, तो डेबिट हम करेंगे इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी और क्रेडिट हम करेंगे लायबिलिटी विद द नेम ऑफ डेफर्ड पेमेंट या डेफर्ड कंसिडरेशन। जब तक आप पेमेंट नहीं करते हम करते रहेंगे इसकी अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट जिसका एक्चुअल मकसद है कंपाउंडिंग। तो आज जिस दिन आप शेयर्स खरीद रहे हैं उस दिन आप रिकॉर्ड करेंगे प्रेजेंट वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी और क्रेडिट करेंगे लायबिलिटी। और अगर 1 साल बाद की पेमेंट है या 2 साल बाद की पेमेंट है तो उतने अरसे तक हम उसको कंपाउंड करते रहेंगे, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट करते रहेंगे। तीसरा तीसरा पेमेंट का तरीका होता है contingent consideration. What is contingent consideration? Devesh? Condition based, yes, correct. Contingent consideration is conditional, yes, correct. Iman, if certain conditions are made. So it is conditional. करेंगे क्या?
हम इस अरेंजमेंट की कैलकुलेट करेंगे फेयर वैल्यू, और इस कंसिडरेशन को हम फेयर वैल्यू के ऊपर ही रिकॉर्ड कर देंगे। अगर फेयर वैल्यू पॉसिबल नहीं है कैलकुलेट करना, तो फिर प्रेजेंट वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे। होता क्या था कि पहले इसको भेजा जाता था IAS 38 के अंडर, सॉरी IAS 37 के अंडर प्रोविजंस, क्योंकि ये पेमेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो क्योंकि ये लायबिलिटी है ऑफ अनसर्टेन अमाउंट, तो इसको भेजा जाता था प्रोविजन में। तो 2008 से पहले ये कहा जाता था कि अगर उस कंडीशन के मीट होने के रिमोट चांसेस हैं, इफ देर आर रिमोट चांसेस ऑफ द सेटिस्फेक्शन ऑफ दैट कंडीशन, तो डू नथिंग, यानी आप उस कंसिडरेशन को और लायबिलिटी को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर पॉसिबल चांसेस हैं कि वो कंडीशन मीट हो जाएगी, तो आप उसको रिकॉर्ड करते थे एज अ सिंपल डिस्क्लोजर। अगर प्रोबेबल या वर्चुअली सर्टेन होता था कि वो कंडीशंस मीट हो जाएंगी, तो आप उस कंसिडरेशन को और लायबिलिटी को रिकॉर्ड करते थे। लेकिन 2008 के बाद ये कंडीशन चेंज कर दी गई और कहा गया कि चाहे उस कंडीशन के मीट होने के कितने भी चांसेस हो, आप उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे ही करेंगे। इसको हम कहते हैं कंटिंजेंट कंसिडरेशन। रिकॉर्ड सेम तरीके से करेंगे, डेबिट करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। ईमान, इसमें मल्टीपल कंडीशंस होती हैं। मसलन हम जब ये शेयर्स खरीद रहे हैं, तो पॉसिबल है कि हम ये रखें कि आइंदा आने वाले 3 सालों के प्रॉफिट्स का अगर एवरेज प्रॉफिट, एनुअल एवरेज प्रॉफिट $7 मिलियन या उससे ऊपर रहा, तो हम आपको इतने पैसे देंगे। तो दैट कैन बी डिपेंडेंट ऑन द प्रॉफिट, दैट कैन बी डिपेंडेंट ऑन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, एम्प्लॉय टर्नओवर। तो हम किसी भी कंडीशन पे मीट कर सकते हैं कि अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो हम आपको इतने पैसे देंगे, उससे कम होने पे इतने पैसे, उससे कम होने पे इतने पैसे, उससे कम होने पे कोई पैसे नहीं। So most likely that is supposed to be the average annual profit, or that is likely to be the return on investment. डेबिट करेंगे इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, और क्रेडिट करेंगे लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू। सब्सिक्वेंटली आपने क्या करना है, आपने इस लायबिलिटी को हर ईयर एंड पे रीमेजर करना है, और इसमें अगर कोई चेंजेस आई तो उसको प्रॉफिट और लॉस में रिपोर्ट किया जाएगा। लेट्स अज्यूम हमने एवरेज एनुअल प्रॉफिट $7 मिलियन का टारगेट रखा फॉर 3 इयर्स। तो हमने उसकी वैल्यूएशन कैलकुलेट करवाई कि मोस्ट लाइकली आउटकम के बेसिस पे इस कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू क्या होगी। वो हमने
इन्वेस्टमेंट में शो की और लायबिलिटी में शो कर दी। पहला साल गुजरने पर 1 साल का प्रॉफिट हमारे सामने आ गया, तो सिचुएशन कुछ हद तक वाजे हुई। अब 2 साल अनसर्टेन है, 1 साल सर्टेन हो गया। हम उसको रिकैलकुलेट करवाएंगे। अब या तो उसकी वैल्यू मजीद बढ़ेगी या तो उसकी वैल्यू कम हो गई होगी। इन आइदर केस हम या लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे, बढ़ाएंगे, और डेबिट करेंगे प्रॉफिट लॉस। अगर लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट करेंगे लायबिलिटी और क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट लॉस। यानी जब तक ये इन्वेस्टमेंट, ये कंसिडरेशन सेटल नहीं हो जाती, हम इसको रीमेजर करते रहेंगे। इसके अलावा चौथा ऑप्शन होता है शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज। इसके तहत हम सब्सिडरी के शेयर्स के बदले में अपने शेयर्स देंगे। फुरकान, प्लीज क्लियर, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया उसको रीमेजर करने वाला? ओके, देखिए होता यह है कि हमारी मैनेजमेंट ने शेयर्स एक्वायर किए सब्सिडरी कंपनी के, और अमाउंट कंडीशनल रखा आइंदा आने वाले 3 सालों के एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स पे। तो एक्विजिशन के दिन पर इस अरेंजमेंट की वैल्यूएशन करवाई गई, और हमें इसकी वैल्यू पता चली $7.5 मिलियन। तो हमने क्या किया, ठीक है। अच्छा, तो पहले हमने इसको 7.5 मिलियन पे शो कर दिया। होता यह है कि साल खत्म होता है, हम दोबारा इसकी वैल्यूएशन कैलकुलेट करवाते हैं, और हमें पता चलता है कि ऐसे अरेंजमेंट की अब जो वैल्यू है
वो $8 मिलियन है। अब $8 मिलियन यानी हमने ऑलरेडी लाइबिलिटी कितनी रिकॉर्ड की हुई है? $5 मिलियन। तो जो इजाफी अमाउंट है 0.5 मिलियन का, इसको हम डेबिट कर देंगे प्रॉफिट लॉस में एज 0.5 मिलियन, और लायबिलिटी में डेफर्ड कंसिडरेशन में 0.5 मिलियन बढ़ा देंगे। अब जब तक ये लायबिलिटी, हम इसको रीमेजर करते रहेंगे और जो भी वैल्यू में फर्क आता जाएगा वो हम प्रॉफिट लॉस में रिपोर्ट करते जाएंगे। ठीक है। अच्छा, आज का मैं इसको यहीं पे रख रहा हूं। इसकी फर्दर कंसिडरेशन और इसकी जो प्रैक्टिस है वो हम इंशाल्लाह फिर कल की क्लास में करेंगे फर्दर। आपको मीनवाइल कोई भी अगर कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। चलें, सेट है।